everyone, welcome back to Brainipedia Skills. I am Neha, your polity teacher and I really hope you guys are doing well. आप सभी बहुत अच्छे होंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को. एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूपीएससी. यस, यू हर्ड इट राइट. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूपीएससी. आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे, जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे. तो आपके लिए तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूपीएससी आखिर है क्या, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है. कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की होंगी, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग स्टेट पीएससी या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक इंडियन पॉलिटी के कंटेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. तो आज हम समझेंगे व्हाट इज़ यूपीएससी. देन हम यूपीएससी के कुछ की फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखेंगे कि भाई यूपीएससी के फंक्शंस क्या होते हैं, यूपीएससी का क्या काम होता है आखिर. फिर हम देखेंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी कि ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे यूपीएससी के बारे में बताते हैं हमें. देन वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी, कि भाई यूपीएससी जो होता है ऑफ कोर्स ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है, यहाँ पे हमें कितने मेंबर्स देखने को मिलेंगे. देन हम देखेंगे कि यूपीएससी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हमारे इंडियन पॉलिटी में. ये सारी ही बातें करने के बाद हम आज की क्लास को सम अप करेंगे. उसके पहले मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ. प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा. आपको क्या लगता है कि ये जो यूपीएससी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए. आई रियली वांट टू नो दैट इफ़ यू गाइस नो द आंसर और नॉट. आपको पता है या नहीं कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे. पर फिलहाल के लिए हम शुरुआत करते हैं. व्हाट इज़ यूपीएससी, यूपीएससी है क्या. यदि मैं बात करूँ फुल फॉर्म की, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है. ओह गॉड, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है. सो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. आई रियली हैड नो आइडिया दैट आई रोट इट ओवर हियर, बट कोई बात नहीं, फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि अब ठीक है, आंसर तो आपने देख ही लिया है, पर फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे बताएंगे. सो for conducting exams and selecting candidates for various civil services and government posts in India. यूपीएससी का जो मेजर वर्क होता है, जो मेजर फंक्शन होता है, वो यही होता है कि एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराना एंड जो हमारे देश में बहुत सारी सिविल सर्विसेज होती हैं एंड गवर्नमेंट पोस्ट होती हैं सेंट्रल लेवल पे, यानी कि यूनियन लेवल पे, उन पोस्ट को फुलफ़िल करना बाय कंडक्टिंग दिस एग्जामिनेशन. इन एग्ज़ाम से जो कैंडिडेट पास आउट होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों लेवल्स को क्लियर करके जो कैंडिडेट्स जो है पास आउट होते हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन से, उन्हें यहाँ पे रिक्रूटमेंट दिया जाता है हमारे यहाँ के सिविल सर्विसेज में या और बहुत सारी अदर गवर्नमेंट पोस्ट में जो कि सेंट्रल लेवल की जॉब्स होती हैं. और ये सारी प्रोसेस जो होती है वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा. प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम के पेपर होते हैं, मेंस जो होता है, इंटरव्यू होता है, ये जो पूरा प्रोसीजर होता है बेसिकली ये यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है. जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि यूपीएससी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. अगर मैं बात करूँ आगे की फ़ीचर्स की कि भाई यूपीएससी के क्या की फ़ीचर्स आपको देखने को मिलेंगे. सो इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. फिर से लिखा है यहाँ पे, कोई बात नहीं. सो यूपीएससी बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका हमें इस्टेब्लिशमेंट आर्टिकल 315 के अंडर देखने को मिलता है. चलिए मैं क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ. अब तो मेरे मन में एक नया सवाल आया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं वो क्या होती हैं. कमेंट में बताइए मुझे इजी डेफिनेशन, एक शॉर्ट में बताइए आप मुझे कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्या समझते हैं, क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बीच में. अब मैं उम्मीद करती हूँ ये आंसर तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में. इट इज़ एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी. यूपीएससी ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली टू इंश्योर फेयर रिक्रूटमेंट. अब जो हमारा यूपीएससी होता है ना, ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होता है. यहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमें कोई भी रोल देखने को नहीं मिलेगा कि यूपीएससी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सजेस्ट कर रही है कि आप इस तरीके से पेपर बनाइए, आप इस तरीके से पेपर का पैटर्न रखिए, आप ये सब्जेक्ट ऐड ऑन कीजिए, या आप मेंस का जो बोलना चाहिए लेवल है उसे हटा के डायरेक्ट इंटरव्यू कीजिए. मतलब किसी भी तरीके का इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूपीएससी को नहीं मिलता है, ना तो पार्लियामेंट के द्वारा और ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी अपने कार्यों को इंडिपेंडेंट होके कर सकती है. यहाँ पे उन्हें कोई बाइंड नहीं कर सकता, कोई भी फोर्स नहीं कर सकता. और अगर मैं बात करूँ कि यूपीएससी के बारे में मेंशन हमें कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है, तो वो आर्टिकल है हमारा 315. देन एडवाइजरी रोल.
इट एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स। अब ये जो है ना हमारे यूपीएससी, गवर्नमेंट इनके कामों में इंटरफेयर नहीं कर सकती, लेकिन ये गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं रिक्रूटमेंट को लेके कि भाई आपको किस तरीके का रिक्रूटमेंट करना है गवर्नमेंट जॉब को लेके, किस कैंडिडेट का प्रमोशन करने की ज़रूरत है, कौन कैंडिडेट जो है वो सही तरीके से डिसिप्लिन में है या फिर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा है। इन सारी ही बातों को लेके यूपीएससी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस प्रदान कर सकती है। देन फंक्शंस ऑफ यूपीएससी की मैं बात करूँगी। सबसे पहला फंक्शन होता है कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस। जो इनका सबसे पहला और सबसे मेजर फंक्शन हमें देखने को मिलता है वो है कि ये एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने वाले हैं। कौन से एग्ज़ाम्स? सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस लाइक IAS, IPS एंड IFS एट्सेट्रा। यहाँ से अगला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप मुझे IAS, IPS और IFS का फुल फॉर्म बता दीजिए। यदि आप इच्छुक हैं तो बहुत अच्छी बात होगी अगर आप मुझे बताएंगे कि IAS का फुल फॉर्म क्या होता है, IPS का फुल फॉर्म क्या होता है एंड IFS का फुल फॉर्म क्या होता है। देन इंजीनियरिंग सर्विसेज भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं यूपीएससी के अंडर में, कुछ मेडिकल सर्विसेज भी देखने को मिलती हैं और भी बहुत सारी सर्विसेज और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं जिन्हें यूपीएससी कंडक्ट कराता है। रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट। पहले तो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया, फिर जो लोग इस एग्जामिनेशन में पास होते हैं उनका रिक्रूटमेंट होता है डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट के लिए। अगर मान लीजिए 100 लोग जो हैं उन्होंने यूपीएससी के एग्जामिनेशन को या फिर जो एग्जामिनेशन था सिविल सर्विसेज का उसे क्लियर कर लिया, देन उस कंडीशन में उन 100 लोगों का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा गवर्नमेंट पोस्ट के लिए। उन्हें इसके बाद क्या मिलने वाली है? गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है। एक और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फंक्शन की बात करूँ तो वो है एडवाइजरी रोल। हमने देखा कि यहाँ पे प्रमोशंस को लेके, ट्रांसफ़र को लेके, डिसिप्लिनरी एक्शंस को लेके हमारा यूपीएससी सरकार को सलाह देने वाला है, एडवाइस देने वाला है कि भाई यूपीएससी को लगता है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छे से अपने ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस को फुलफ़िल करते हैं, तो उन्हें लगता है कि इन मेंबर्स को प्रमोशन मिलना चाहिए, तरक्की मिलनी चाहिए। तो हमारा जो यूपीएससी होगा वो गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा कि सर या मैम हम चाहते हैं कि आप इन कैंडिडेट्स का, इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स का बेसिकली प्रमोशन कर दें। उन्हें लगता है कि हमें किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर का ट्रांसफ़र करवाने की ज़रूरत है, भाई ये इस जगह पे इस पर्टिकुलर एरिया में सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए ऐसा कोई ऑफिसर है जिसकी लैंग्वेज और पूरा एक कल्चरल बैकग्राउंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग होती हैं, जिसके कारण वो किसी पर्टिकुलर एरिया में फिट इन नहीं हो पा रहे हैं, सही तरीके से काम जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। देन उस कंडीशन में यूपीएससी क्या करेगी? जो हमारी गवर्नमेंट है उन्हें सजेस्ट करेगी कि भाई आप इस जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिसर है इनका ट्रांसफ़र यहाँ से करके किसी दूसरी जगह पर कीजिए, ताकि यहाँ पर ये अपनी जो बोलना चाहिए एनर्जी है, अपने जो स्किल्स हैं उसे और ज़्यादा यूटिलाइज़ कर पाएँ और अपने फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ को सही तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। फ्रेमिंग रूल्स, हेल्प्स इन फ्रेमिंग रूल्स फॉर रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन। अब जो यूपीएससी होती है ना, ये इस चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी बनाती है कि हमें किस तरीके से रिक्रूटमेंट करना है, किस तरीके की सर्विस कंडीशन होगी। मतलब अगर आप एक यूपीएससी के एग्जामिनेशन को क्लियर करके यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनने वाले हैं, देन उस कंडीशन में आपकी जो काम होंगे आपको किस तरीके से करने होंगे, क्या वर्क कंडीशंस होंगी, किस तरीके के आपके सैलरीज अलाउंसेस होने वाले हैं, किस तरीके की ड्यूटीज़ आपको परफॉर्म करनी होंगी, ये सारी ही बातें भी यूपीएससी जो है वो डिसाइड करते हैं। देन इसके बाद मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में यहाँ बात करनी चाहूँगी। बेसिकली ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि यूपीएससी के बारे में हमें बताते हैं। सबसे पहला आर्टिकल हमने देखा आर्टिकल 315, जो कि हमें बताता है कि हम यूपीएससी की एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसका हम फॉर्मेशन करने वाले हैं। अब 316 बताता है कि भाई यूपीएससी के जो मेंबर्स होंगे उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा और उनका टर्म क्या होगा। मतलब एक बार अगर कोई एक यूपीएससी के मेंबर के तौर पे अपॉइंटेड हो चुके हैं तो कितने सालों के लिए उनका कार्यकाल रहने वाला है, कितने सालों के लिए वो उस पोस्ट को होल्ड करेंगे, ये सारी ही बातें आर्टिकल 316 में देखने को मिलती है। आर्टिकल 317 हमें बताता है कि मान लीजिए कोई मेंबर है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, करप्शन करता हुआ पकड़ाया है या किसी भी पॉसिबल रीज़न के कारण हमें उनका रिमूवल करना है, उन्हें अपनी पोस्ट से हटाना है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसके लिए हमें क्या कार्य करने पड़ेंगे, ये सारी ही बातें आर्टिकल 317 में हमें देखने को मिलती हैं। आर्टिकल 318 हमें बोलता है इट गिव्स अ पावर टू मेक रेगुलेशन फॉर यूपीएससी।
देखिए अब यहाँ पे पावर दी जाती है कि भाई यूपीएससी की जो रेगुलेशंस है, जो रूल्स है, वो यूपीएससी खुद डिसाइड करने वाला है कि हम किस तरीके से कार्य करने वाले हैं, किस तरीके से फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, किस तरीके से हमारा जो काम होगा वो होगा, कैसे एग्जामिनेशंस कंडक्ट होंगे। ये सारी ही बातें यूपीएससी स्वयं डिसाइड करने वाला है अंडर आर्टिकल 318। आर्टिकल 320 हमें बताता है क्या क्या फंक्शंस होंगे यूपीएससी की, जो कि शायद हमने अभी डिस्कस किए अपने प्रीवियस स्लाइड्स में कि भाई यूपीएससी के क्या क्या फंक्शंस रहने वाले हैं। ये देखिए, ये फंक्शंस हमने डिस्कस किए, कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट, एडवाइजरी रोल, फ्रेमिंग रूल्स, ये सारी ही बातें होती हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 323। आर्टिकल 323 बोलता है कि यूपीएससी जो है प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति को रिपोर्ट्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं कि भाई हमने इस तरीके से एग्ज़ाम, बेसिकली उन्होंने जो काम किए, जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए, या फिर जो रिक्रूटमेंट रहे कि हाँ इतने लोगों को हमने यूपीएससी के एग्ज़ामिनेशन में पास किया है, इतने लोगों ने एग्ज़ामिनेशन क्लियर किया है, इतने लोगों को अब हम पोस्ट में अपॉइंट करने वाले हैं, इन्हें इस जगह का ट्रांसफ़र मिलेगा, इसे हम इस जगह अपॉइंट करेंगे। ये सारी जो मतलब उनके जो कामों की रिपोर्ट होती है, रिपोर्टिंग होती है ना कि सर हमने ये कार्य किया, ये कार्य नहीं किया, ये हमारे फंक्शंस रहे, इन चीज़ों की जो रिपोर्टिंग होती है वो यूपीएससी का वो हमारे प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को करेगी। कौन से आर्टिकल के अंडर आर्टिकल 323। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि यूपीएससी से रिलेट करते हैं, यूपीएससी के बारे में हमें चीज़ें बताते हैं। देन कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी की मैं बात करना चाहूँगी कि भाई चलो यूपीएससी का फॉर्मेशन हो गया है, बहुत अच्छी बात है। यूपीएससी के हमने फंक्शंस देखे कि भाई यूपीएससी के क्या पॉसिबल फंक्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंपोजिशन कैसा होने वाला है, यहाँ पे जो हेड होंगे, चेयरपर्सन जो होंगे वो यूपीएससी को हेड करेंगे। यूपीएससी के जो हेड रहने वाले हैं उनका नाम है चेयरपर्सन। ये किसी इंसान का नाम नहीं है, ये पोस्ट का नाम है। और यदि आपको पता है कि एट प्रेजेंट में यूपीएससी के चेयरपर्सन, यूपीएससी के हेड कौन है इंडिया में, तो आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज मैंने बहुत सारे सवाल पूछ लिया आप लोगों से, मुझे पता है, बट क्या करूँ, मैं हूँ थोड़ी सी क्यूरियस। आई रियली वांट टू चेक इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग द वीडियोज़ कम्प्लीटली और नॉट। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो कम्प्लीटली देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे यूपीएससी के चेयरमैन एट प्रेजेंट में इंडिया में कौन है। इससे मुझे आइडिया लगता है दैट एक्चुअली यू गाइज आर वॉचिंग माई वीडियो, यू गाइज आर एंजॉइंग माई वीडियो। देन अगर मैं मेंबर्स की बात करूं, यूजुअली 9 to 11 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो 9 to 11 मेंबर्स होते हैं ना, इन्हें अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो यूपीएससी के सारे मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन अपॉइंट करने वाले हैं। अगर मैं इनके टेन्योर की बात करूं, इनका टेन्योर या तो 6 साल होता है और 6 साल के अलावा एक और टेन्योर दिया जाता है 65 ईयर्स तक का। यदि किसी मेंबर की एज 65 ईयर्स हो गई है तो ये इसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, इसके बाद वो अपनी पोस्ट को छोड़ देंगे। इन दोनों में से जो पहले हो जाए, या तो 6 साल का टेन्योर, और अगर 6 साल का टेन्योर नहीं हो रहा है, मान लीजिए 3 साल का ही टेन्योर हुआ है और किसी मेंबर की एज 65 ईयर्स हो गई है, तो उस कंडीशन में अपनी पोस्ट को वो छोड़ देंगे। उनकी जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाएगी, क्योंकि 65 ईयर्स जो है एक रिटायरमेंट की एज डिसाइड की गई है यूपीएससी के मेंबर्स के लिए। मान लीजिए आप अभी अभी यूपीएससी के मेंबर बने हैं और 1 से 2 साल में ही आप 65 ईयर्स के हो जाते हैं, तो आपको उस कंडीशन में अपनी पोस्ट को वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एज जो है वो 65 ईयर्स हो गई है। दोनों में से जो पहले हो जाए, या तो 6 साल का आप टर्म कंप्लीट कर लीजिए, या तो आपकी एज 65 ईयर्स हो जाए। दोनों ही कंडीशन में आपको इन पूरे टाइम पीरियड के बाद अपनी जो पोस्ट है उसे छोड़ना पड़ता है, वैकेंट करना पड़ता है। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ यूपीएससी। भाई यूपीएससी की क्या इंपॉर्टेंस हमें अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। सो इट इंश्योर्स मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। यहाँ पे हमें मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट देखने को मिलता है। मतलब अगर आप यूपीएससी में एग्जामिनेशंस में बैठ रहे हैं, यूपीएससी के एग्जामिनेशंस को फेस कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपका जो रिक्रूटमेंट होगा, जो सिलेक्शन होगा, वो मेरिट के बेस पे होने वाला है। पूरा फेयर काम होता है यूपीएससी का। यूपीएससी में ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती कि आपका कोई रिलेटिव यूपीएससी का मेंबर है तो आपको यूपीएससी के एग्जामिनेशंस नहीं देने पड़ेंगे, बिना एग्जामिनेशंस के आपकी जॉब लग जाएगी। जी नहीं, आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपको यूपीएससी के एग्जामिनेशंस को क्लियर करना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सारी ही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, सुननी समझनी पड़ेंगी। और यही एक रीज़न है कि मोस्ट ऑफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। इंडियन पॉलिटी जो आप पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग यूपीएससी के जो होते हैं वो इंडियन पॉलिटी को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में हमें इंडियन पॉलिटी का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलता है। इट मेंटेन्स ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन सिलेक्शन।
अब जो यूपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता हमें देखने को मिलती है, और फेयर सिलेक्शंस होते हैं यहाँ पे हम सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। यदि आपने अच्छा स्कोर किया है तो ऑफकोर्स आपको सिलेक्ट किया जाएगा, यदि नहीं तो नहीं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि आप किसी बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर किसी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपकी कॉपीज़ चेक किए बिना ही आपको पास कर दिया जाएगा। जी नहीं, ऐसा कोई भी चीज़ हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती। यूपीएससी का जो काम होता है, जो कार्य होता है, वो काफ़ी फेयर होता है, काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इट प्लेस क्रूशियल रोल्स इन बिल्डिंग एन एफिशिएंट एंड अकाउंटेबल ब्यूरोक्रेसी। अब जो यूपीएससी होती है ना, इसका बहुत मेजर रोल होता है एक अकाउंटेबल यानी कि एक भरोसेमंद ब्यूरोक्रेसी का फॉर्मेशन करने में, क्योंकि जितने भी सिविल सर्वेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, कलेक्टर हुआ, उसके बाद एसपी हुए, फॉरेन सर्विसेज के मेंबर्स हुए, फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर्स हुए, वो सभी यूपीएससी के एग्जामिनेशंस को पास करके ही उन्हें ये पोस्ट का डेजिग्नेशन मिलता है। तो यहाँ पे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे वो सारे ही यूपीएससी की देन है, क्योंकि उन सभी ने यूपीएससी के एग्जामिनेशन को क्लियर किया और उसके बाद उन्हें ये गवर्नमेंट पोस्ट जो है, गवर्नमेंट जॉब जो है, इसका रिक्रूटमेंट प्राप्त हुआ। तो बेसिकली यूपीएससी काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी को एक अच्छे तरीके का रूप देने में, अच्छी ब्यूरोक्रेसी का फॉर्मेशन करने में। तो ये तो थी इम्पोर्टेंस। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई रियली होप कि यूपीएससी के से रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपको समझ में आई होंगी। एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं यूपीएससी का, ताकि आपको सारी ही चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ आ सकें। सबसे पहले हमने बात की व्हाट इज़ यूपीएससी। यहाँ पे हमने यूपीएससी का फुल फॉर्म देखा। देन यहाँ पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि उसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड में ही लिखा होगा, बट देन ठीक है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि की फीचर्स क्या होते हैं यूपीएससी के। की फीचर्स के बाद वी डिस्कस्ड अबाउट द फंक्शंस ऑफ यूपीएससी, कि भाई यूपीएससी के फंक्शंस क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं। देन आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी कि संविधान में ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि यूपीएससी के बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बाद हमने देखा कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी। यहाँ पे हमने बात किया कि यहाँ पे जो हेड पर्सन होते हैं, वो चेयरपर्सन जो होते हैं वो हेड करते हैं कमीशन को। यूजुअली 9 to हमें 11 मेंबर्स देखने को मिलेंगे और ये सभी मेंबर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा होगा। फिर यहाँ से मेरे मन में एक सवाल निकल के आया था, वो ये था कि एट प्रेजेंट में इंडिया में यूपीएससी के चेयरपर्सन यानी कि हेड कौन है। तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं, उम्मीद करती हूँ। फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो टेन्योर होगा, जो टाइम पीरियड होगा, वो होगा या तो 6 साल या तो फिर आपकी 65 ईयर्स हो जाएगी। तो इन दोनों ही कंडीशन में आप जो है इस पोस्ट को वैकेंट कर सकते हैं। फिर हमने इंपॉर्टेंस की बात करी कि भाई यूपीएससी हमारे संविधान में क्या इंपॉर्टेंस गेन करती है, क्या इंपॉर्टेंस है यूपीएससी की। ये सारी ही बातें हमने आज के वीडियो में डिस्कस करी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी ही बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। मैंने काफ़ी आसान शब्दों में ये सारी ही बातें आपको समझाने की कोशिश करी हैं। एंड इफ़ यू आर enjoying watching the videos, please like the video, please share this video with your friends so that they can also learn all the important topics regarding Indian polity by me. And don't forget to tell me in the comment section जो questions मैंने आज आपसे पूछे हैं। पहला सवाल तो मेरा ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बीच का डिफरेंस क्या होता है। दूसरा सवाल मेरा ये था कि आप मुझे बताइए कि एट प्रेजेंट में यूपीएससी के हेड पर्सन कौन है। आई नो थोड़ा ज़्यादा पूछ लिया मैंने आज के लिए, बट आई रियली वांट टू नो कि आप एक्चुअली ये सारे वीडियोस गो थ्रू कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप जब कमेंट सेक्शन में आंसर बताते हैं तो इट रियली मोटिवेट्स मी टू मेक अनदर वीडियो फॉर यू ऑल। तो इफ़ यू गाइज आर लाइकिंग द वीडियोज़, enjoying the videos, please do tell me in the comment section by answering all the questions I'm asking you all. And if you enjoy watching the videos, please subscribe to our channel to keep watching the more and more videos of Indian polity by me. Till then, stay healthy and stay happy. Thanks for watching.